तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी सच्ची कहानी, एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांप उठेगी और आपका इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। ये घटना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। कहते हैं कि जो एक पति और पत्नी का रिश्ता होता है, वो रिश्ता काफ़ी ज़्यादा अटूट होता है। इस रिश्ते में एक दूसरे को पति परमेश्वर के रूप में देखा जाता है। लेकिन क्या हो जब इसी रिश्ते पे कोई इंसान, कोई व्यक्ति कलंकित करने पे तुल जाए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची घटना, सच्ची कहानी के साथ। और इस घटना को सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को चोट पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से जागरूक कराना है। तो चलिए फिर कहानी की ओर बढ़ते हैं। दरअसल ये जो कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव, एक कन्नौज की बात है। ये कन्नौज में एक छोटा सा गांव होता है जिसका नाम कि अकबरपुरा होता है। अकबरपुरा में एक परिवार रह रहा होता है। उस परिवार में जो मेन सदस्य होते हैं उनका नाम अकरम खान होता है और जो उनकी बीवी होती है उनका नाम फातिमा बेगम होता है और उनके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और जो उनका एक सबसे बड़ा बेटा होता है उसकी उम्र लगभग 12 साल के आसपास रहती है। अब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं जो छोटा बेटा होगा वो उसकी उम्र कितनी कम होगी। तो ये जो होते हैं इस घर के मेन मुखिया, वो आदमी जो रहता है, ये आदमी दरअसल एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से रहता है। इसलिए ये अपनी रोज़ी रोटी को चलाने के लिए फल का काम करता है, फल बेचने का काम करता है, फलों का जूस निकालने का काम करता है और इसी से इसका जो परिवार होता है, इसका परिवार का खर्चा चलता है। दरअसल इस परिवार की कुछ खास डिमांड होती नहीं थी, पत्नी की तरफ से या बच्चों की तरफ से कोई ख़ास फरमाइश होती नहीं थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था। ये परिवार बहुत ही ज़्यादा सुखद परिवार था। इस परिवार में जो उसके मेन मालिक होते यानी कि पिताजी जितने पैसे कमाते उसमें से आधे पैसे अपनी पत्नी को देते। वो पत्नी उस आधे पैसे में से अपने बच्चों का खर्चा, घर का खर्चा और अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेती, खरीदती, इस्तेमाल करती और जो आधा पैसा बचता था वो उसका पति रखता था। यानी कि जब उसको कुछ अगले दिन फल लेना होता था या फल की मशीन लेनी होती थी, उस चीज़ में वो पैसा खर्च कर देते। घर में कोई चीज़ की फरमाइश थी नहीं, तो इन लोगों का खर्चा उसी पैसों में बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। घर में किसी चीज़ की इन लोगों के हिसाब से कोई कमी थी नहीं। पूरा एकदम सुखद परिवार था, खुश परिवार था। लेकिन एक दिन की बात होती है जब सुबह सुबह ये जो इसके पिता होते हैं, उस बच्चे का नाम होता है आरिफ, जिसकी उम्र 12 साल होती है। जो आरिफ के पिता होते हैं वो सुबह सुबह यानी कि काम के लिए चले जाते हैं, अपने वो काम के लिए जाते हैं और जो बच्चे होते हैं वो स्कूल के लिए चले जाते हैं और जो माँ होती है घर में वो अकेले होती है। अब एक दिन की बात होती है, सुबह सुबह आरिफ के पिता जा चुके थे। आरिफ और जो उसका छोटा भाई था वो भी स्कूल जा चुका था। अब घर में माँ अकेली थी। स्कूल की छुट्टी थोड़ा जल्दी हो जाती है। जब आरिफ घर आता है और जब वो अपने घर में पहुंचता है तो देखता है कि जो उसकी माँ है, माँ जो है वो उसके चाचा की बाहों में बिना किसी कपड़े के नग्न अवस्था में उसके साथ शारीरिक संबंध बना रही है। अब जब वो 12 साल का बच्चा ये सब देखता है तो उसकी उम्र 12 साल थी। अब उसको अच्छा बुरा गलत सही में बिल्कुल समझ आ रहा था। अब जब वो अपनी माँ को अपने चाचा के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए नग्न अवस्था में देखता है तो वो बिल्कुल उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब ये उस कमरे से जाने लगता है। इतने में उसके चाचा और उसकी माँ उसको देख लेते हैं। अब जब वो आरिफ होता है वो घर से बाहर निकलता है और घर से बाहर निकलने के बाद
वो सामने वाले एक घर के पास जाकर के निराश होकर के बैठ जाता है। अब इतनी देर में उसकी माँ कपड़े पहनती है, उसका चाचा कपड़ा पहनता है। उसके बाद आते हैं आरिफ के पास। अब जब आरिफ के पास आते हैं तो आरिफ को उसका चाचा बोलता है कि देखो बेटा, तुमने जो कुछ भी देखा ऐसा कुछ भी नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो और ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम अपने पिता को या किसी को भी ये सारी बातें नहीं बताना। पहले तो वो उसको अच्छे से प्यार से समझाते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अगर तुमने अपने पिता को ये सब बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूँगा। अगर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी होगी तो फिर तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे। और जो उसकी माँ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और कहती है अपने बेटे से कि आरिफ बेटा, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और ये सब बातें प्लीज़ किसी को मत बताना। लेकिन जो आरिफ होता है वो अपनी माँ को कहता है कि सुनो, तुम मुझे अपने मुंह से बेटा मत कहो और तुम ये बात भूल जाओ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम मेरी माँ हो। आज के बाद से तुम ये बात भूल जाना। अब जो उसकी माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि कहीं उसके जो पति है, उसका जो शौहर है, जब वो घर आए तो आरिफ उसको ये सारी बता ना दे। फिर उसके बाद उसका तो घर उजड़ जाएगा, वो कहीं की नहीं रह जाएगी और जो समाज में बदनामी और थू थू होगी वो अलग से। अब वो जो चाचा और ये जो इसकी बीवी होती है, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद में ये जो चाचा होता है, ये आरिफ उसके पास जाता है, दोबारा से उसको थोड़ा बहलाता है, फुसलाता है और उसको कान पकड़ के माफ़ी मांगता है। और था तो आरिफ बच्चा ही, आरिफ उसकी बातों में आ जाता है और फिर आरिफ कहता है कि चलो ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन तुम अब मेरी माँ से दूर रहना। ठीक है, अब सब कुछ ठीक हो जाता है। अब उसके अगले दिन यानी कि दूसरे दिन जब आरिफ होता है वो स्कूल चला जाता है और जो इसकी माँ होती है वो घर में काम कर रही होती है। पिताजी किसी काम से उनका काम जल्दी ख़त्म हो गया था तो वो घर आ जाते हैं दोपहर में ही 2-3 बजे के आसपास। और वो देखते हैं कि जो आरिफ है उसकी छुट्टी का टाइम हो चुका है, लेकिन वो अभी तक घर पे नहीं आया है और जो उसकी बीवी है वो भी घर पे नहीं है। थोड़ी देर में उसकी पत्नी घर पे आती है तो पति से वो पूछती है कि आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो पति बोलता है मेरा काम ख़त्म हो गया था, लेकिन आरिफ की छुट्टी का टाइम हो गया और वो अभी तक घर नहीं आया है। तो आरिफ की जो पत्नी होती है बोलती है कोई बात नहीं, मोहल्ले में खेलने लगा होगा, दोस्तों के साथ आ जाएगा। अब ऐसे करते करते शाम हो जाती है, आरिफ को कहीं पता नहीं चल रहा था, वो अभी तक घर वापस नहीं लौटा था। अब ऐसे में जो आरिफ होता है, आरिफ के जो पिता होते हैं वो परेशान होने लगते हैं। तो आरिफ की जो माँ होती है, उसकी जो माता होती है, वो कहती है ठीक है मैं मोहल्ले में ढूंढ के आती हूँ। वो जाती है मोहल्ले में, पड़ोसियों से बातचीत करती है, रिश्तेदारों को फ़ोन लगाया जाता है और बहुत सारे लोगों को फ़ोन लगा के पूछा जाता है कि क्या आप लोगों ने आरिफ को कहीं देखा है। लेकिन हर कोई यही कहता है कि नहीं, आरिफ ना तो आज स्कूल आया था और ना ही आरिफ को हम लोगों ने कहीं देखा है। अब जो आरिफ के पिता होते हैं और आरिफ की माता होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती है कि आगे छोटा सा बच्चा कहाँ जा सकता है। ऐसा भी तो नहीं कि वो घर छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि इसकी उम्र बस 12 ही साल थी, आखिर कहाँ जा सकता है। और उसके बाद काफ़ी लोग परेशान होते हैं। फिर उसके बाद रिपोर्ट लिखाई जाती है पुलिस थाने में। पुलिस थाने वाले जो होते हैं वो दो पहलू सोचते हैं। पहला पहलू ये रहता है कि शायद कोई किडनैपिंग कर लिया हो पैसे के मामले में। फिर सोचते हैं कि अगर कोई किडनैप करता तो उसको पता होता कि इनकी माली हालत कैसी है, इनके पास खुद खाने को पैसा नहीं है, तो किडनैपर को भला वो क्या ही पैसा देंगे। उसके बाद ये पहली चीज़ को रद्द कर दिया जाता है। फिर पुलिस आती है दूसरे पॉइंट पे। ऐसा हो सकता है कि किसी ने कोई आपसी रंजिश की वजह से बच्चे पे दुश्मनी निकाली हो। अब वो पुलिस को बुलाते हैं, आरिफ को पिता को बुलाते हैं और फिर पूछते हैं आप लोगों की कोई आपसी रंजिश तो नहीं, किसी से दुश्मनी। तो वो कहते हैं उसके पिता कि हम लोग तो गरीब लोग हैं, खाने के लिए पेट में खाना नहीं है और पैसे नहीं हैं, अनाज नहीं है, हम लोग भला किसी से क्या ही दुश्मनी कर सकते हैं। तो फिर पुलिस भी कहती है, उसको भी बात ठीक लगती है, वो घर भेज देती है उनको। उसके अगले दिन पुलिस उसके मोहल्ले में खुद पहुंचती है, आसपास लोगों से बातचीत करती है। तो उसमें से एक व्यक्ति बताता है कि दरअसल मैंने उसको दोपहर के टाइम में आरिफ को उसके चाचा के साथ, जिसका नाम औरंगज़ेब है, उसके साथ मैंने जाते हुए कहीं देखा था। अब सुई आ जाती है औरंगज़ेब की तरफ। अब पुलिस जो होती है वो पूछती है आरिफ के पिता से कि आपके भाई आपके घर पे आए थे, आपको पता नहीं है,
आप लोगों ने हमें बताया नहीं। तो वो कहें कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरा जो छोटा भाई है औरंगज़ेब, वो मेरे घर पे 1 हफ्ते पहले आया था, अभी तो नहीं आया। तो पुलिस उसके पास पहुंचती है, औरंगज़ेब को तलाश करती है, औरंगज़ेब से पूछताछ करती है। पहले तो औरंगज़ेब कुछ भी नहीं उगल रहा होता है, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ओवर जवाब दे रहा था पुलिस को। जैसे पुलिस एक सवाल पूछती तो वो उस पर 10 जवाब देता। अब पुलिस को उसके ओवर एक्सप्लेनिंग पे कहीं ना कहीं शक हो चुका था। ये जो पुलिस होती है, ये पुलिस अपनी तबीयत से, अपने हिसाब से जब पूछताछ करना शुरू करती है, जब तबीयत से, तब ये जो औरंगज़ेब होता है वो टूटता है और वो कुछ ऐसी कहानी बताता है जिसको जो भी सुनता वो सुनने के बाद हैरान और परेशान रह जाता। ये जो औरंगज़ेब है ये बताता कि दरअसल ये जो मेरा भाई है, इनकी जो बीवी है, इनके साथ मेरा चक्कर चल रहा था। बात ऐसी थी कि सुबह सुबह जब ये काम पे चले जाते तो फिर मैं इनके पीछे से इनके घर पे जाता। इनकी जो बीवी थी, इनसे मैं बातचीत करता। बातचीत करने में हम लोग हंसी मजाक करते, डबल मीनिंग बातें होती। और जब मैं इनसे डबल मीनिंग बातें करता तो इनकी जो बीवी थी ये भी मुझे हंस करके वैसा ही जवाब देती थी, जिससे कि मुझे पूरे तरीके से ग्रीन सिग्नल मिल चुका था कि इनकी भी हाँ है, इनके भी दिल में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं और आगे बढ़ता गया और मैं इनसे डबल मीनिंग बातें करता गया, प्यार का इजहार करता गया और फिर हम दोनों करीब आ गए और हम दोनों में एक दिन शारीरिक संबंध बन गया। और फिर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। जब भी मेरे बड़े भाई घर से जाते, मैं इनके घर पे चुपके से जाता था और अपनी जो भाभी है उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाता था। लेकिन एक दिन की बात है, जब आरिफ घर जल्दी पहुंच गया था और उसने ये सारी चीज़ें देख ली, तो फिर उसके बाद मैंने आरिफ को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं डर गया था कि वो कहीं अगर किसी को बता दिया तो फिर हमारी कितनी बदनामी होगी, कितनी थू-थू होगी। इस डर से मुझे आरिफ को इसलिए मुझे आरिफ की हत्या करनी पड़ी। मैं चाहता नहीं था, लेकिन मेरी मजबूरी थी और मैंने आरिफ को उस दिन बहाने से बुलाया कि अब तो हमारे बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, चलो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। आरिफ मान गया। उसके बाद वो आरिफ को एक जंगल की ओर ले गया, नहर की ओर। वहाँ पे उसने उसका बहुत तरीके से उसको मारा पीटा, उसके बाद उसकी गला दबा करके हत्या कर दी और उसकी लाश को नहर में फेंक दिया। अब ये सारी बातें जब पुलिस सुनती है तो फिर वाकई में हर कोई दंग रह गया, हर कोई हैरान और परेशान रहेगा। वाकई में बुरे खेल का बुरा नतीजा ही होता है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है कि हमेशा अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो, अच्छे से रहो, अच्छा काम करो, तभी तुम्हारे साथ अच्छा होगा। बुरे खेल का बुरा ही नतीजा होता है। आखिर एक जो गलत काम करने के चक्कर में आपको जेल की सलाखों के पीछे सज़ा काटनी पड़ सकती है, आप एक खूनी बन सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इस कहानी में। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को उम्मीद है मेरी कहानी पसंद आई होगी। वैसे मेरा चैनल नया है और मुझे आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को शेयर करें अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। और आप लोग मेरी जो वीडियो उस पर कॉमेंट्स करें अच्छे से, प्यारे प्यारे से। मुझे आप लोगों के कॉमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग के जो सबसे अच्छे कमेंट्स होंगे, मैं उन कमेंट्स को अपने वीडियो के आखिरी में आप लोगों का नाम लूँगी। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से कमेंट्स कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी और नई अच्छी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।